नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। हम देख रहे हैं मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच बाजार समझ नहीं पा रहा है या संभल नहीं पा रहा है, हम ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम, अभी तो नहीं हो रहा है। आज ठीक है, अच्छा खासा स्वीप हो गया नीचे से, बट स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है जहाँ पे हर चीज जाके फंस जाती है, वो है प्रिय फूफा जी। जीना हराम करके रखे हैं और अगले 3 साल तक आपको ये झेलना ही है। निफ्टी पे 25,060 जोन ऑफ रिएक्शन था, वहां से रिएक्शन अच्छा खासा आया है, बट स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। अगर 25,060 के नीचे टिकते हैं तो 24,589 यानी 24,600 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, वीकली स्विंग लो है, यहां तक हम नीचे आ सकते हैं। तो आज स्वीप अच्छा हुआ है, थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, बट अभी बहुत सारे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी इससे पहले कि ये बोल सकें कि अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो यानी कि 25,000 का जो आंकड़ा वो भी आपको इस समय डाइसी लग रहा है कि वो भी नीचे जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जाने को जा ही सकता है, लेकिन बेरिशनेस नहीं तभी चालू होगी जब 25,060 के नीचे हम टिकेंगे। अगर उसके नीचे नहीं टिकते हैं तो पहले एक बाउंस बैक बनेगा जो कि जा सकता है 25,318 तक। अच्छा, पर अंशुल जी ये बताइए, जब मार्केट ऐसा बेरिश होता है तो ऐसे में कौन पैसा कमाता है? देखिए, अगर आपके पास, वैसे बहुत रेयर है ये, बट अगर आपके पास शॉर्ट सेलिंग की एबिलिटी है, मेरे पास जीरो एबिलिटी है शॉर्ट, मतलब शॉर्ट करके पैसा कमाने की, तो मैं ऐसे टाइम में कैश पे ज्यादा बैठता हूँ। मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैं परमानेंट बुलिश आदमी हूँ, तो इस टाइप के मार्केट में मेरे से शॉर्टिंग नहीं होती है। इधर उधर स्कैल्प शॉर्ट कर लिए अलग बात है, बट शॉर्टिंग मेरे से होती नहीं है, तो मैं अलग शांति से बैठता हूँ, और जब रिवर्सल बनता है तब मैं अपनी कैपिटल लेके वापस अंदर आता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट मतलब ज्यादा देर ना टिका जाए, जिस जब थोड़ा बहुत मुनाफा हो तो निकल आ जाए? देखिए, शॉर्ट में बहुत तेजी से पैसा बनता है और बहुत जल्दी आपको एग्जिट भी करना होता है। नहीं करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी उतनी तेजी से बाउंस बैक आता है, तो वो मेरे अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं नहीं करता हूँ। बट अगर कोई डेवलप कर सकता है तो बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है, क्योंकि शेयर चढ़ता धीरे धीरे सीढ़ी से है, और जब नीचे आता है तो वो खिड़की से कूद जाता है, तो आपको बहुत जल्दी पैसा और बड़ा पैसा शॉर्ट में बहुत आराम से बन सकता है। कौन सी आपको लग रहा है इस समय जो बाय ऑन डिप का मतलब सुनहरा मौका कहाँ बन रहा है? कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं या कुछ है, कुछ तो होगा जहां मौका बन रहा होगा? मैडम देखिए, मैं सबसे पहले बाई ऑन डिप्स वाला आदमी ही नहीं हूँ, मैं डिप के बाद बुलिश रिएक्शन वाला आदमी हूँ। बाई ऑन डिप करते करते 700 का आरकॉम मेरे क्लाइंट के पास 50 पैसे का पड़ा हुआ है, तो मैं बाई ऑन डिप वाला आदमी ना कभी था, ना हूं, ना आगे रहूंगा। डिप के बाद सबसे पहले जिसमें पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखेगी, मैं उसको बाई करना पसंद करूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ही पॉजिटिव रिएक्शन दिखना स्टार्ट होगा, जहां भी होगा, पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ मैं वहां बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। आप कह रहे हैं जहाँ पॉजिटिव रिएक्शन होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ, उसी के बाद आप सोचेंगे बाइंग की। आप देखिए, प्री मैं मुरारी। प्रिडिक्ट नहीं करता, मैं प्रिडिक्ट नहीं करता कि ऑटो चलेगा, कि मेटल चलेगा, कि बैंक चलेगा। बाजार बाजार नहीं जानता कि अंशुल जैन कौन है, और है भी कि नहीं है। बाजार को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई अंशुल जैन आके बोल गए कि मेटल आउट परफॉर्म करेगा। बाजार को ऐसा कुछ पता नहीं है, और पता होगा भी तो कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट में अंशुल जैन को उनकी औकात बाजार दिखा देगा। सबसे अच्छा तरीका होता है, लेट द मार्केट टेल यू कि ये गिरावट आई, इसके बाद ये सेक्टर है, ये स्टॉक्स है, इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अब जब तेजी आएगी तो इन स्टॉक्स को प्ले कर लो, पैसा बन जाएगा। मैं मार्केट को बताने देता हूं कि किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जब पूरी दुनिया मेटल में बेरिश बैठी थी कि ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तब मार्केट बता रहा था ना कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर इंडाइसेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन मेटल इंडेक्स साइडवेज जा रहा है। तो बाजार ने बताया कि मेटल साइडवेज है, तेजी में ये तेज होगा, तो मैंने मेटल स्टॉक्स बाय रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिए। तो मैं वेट करता हूं कि बाजार बताए।
सही है। यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप अभी तक डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर नहीं बने हैं तो फिर जल्दी से आप बन जाइए। हमारा जो लिंक है मेंबरशिप का वो कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, आप वहां पर जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप का भी, जिसमें आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं। अंशुल जी, क्योंकि मार्केट में असमंजस का माहौल है, लोग परेशान हैं, तो बड़ी तादाद में हमारे पास लोगों के सवाल भी आए हुए हैं। पहला सवाल है प्रेम मुराड़े जी का, कह रहे हैं सर डिक्सन टेक में अभी का क्या व्यू है, बताएं। डिक्सन टेक में अभी भी वही व्यू है जो पहले था। 10,600 का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ है। अब चूंकि 18,000 से नॉन स्टॉप गिर रहा है तो एक पुल बैक 12-13,000 तक बन सकती है, बट नेक्स्ट लेग में 8,450 का टारगेट आ जाएगा। ऑलराइट, संजय जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, मैंने जियो फाइनेंस का शेयर लिया हुआ है 324 पर और मुंजाल लिया हुआ है 98 पर, तो दोनों पर आपकी राय मांग रहे हैं। 1 ईयर का व्यू है कि एग्जिट करें, होल्ड या एवरेज। मुंजाल ऑटो, आई बिलीव आप मुंजाल ऑटो की बात कर रहे हैं। देखिए, मुंजाल ऑटो में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था वीकली चार्ट पे 117 पे, जिसका बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट पहला था 69, वहां से बाउंस बैक करके फिर 110 गया है और वापस 69 पे आया है। तो अब जैसे 69 टूटेगा 49 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुंजाल ऑटो बहुत खराब लग रहा है। और दूसरा स्टॉक इनका जियो फाइनेंस 281 नहीं टूटना था लेकिन टूट गया है, तो अगला सपोर्ट आपका समवेयर अराउंड 233 है। वहां पे एक बहुत बेहतरीन बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी होगी कि लेके 2-3 साल छोड़ दीजिए, आराम से 500-600 रुपए ऊपर बिक जाएगा। ओके, पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं क्या अभी क्यूबेक्स ट्यूब परचेज करा जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पर, 1 महीने का इनका व्यू। स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए ना। क्यूबेक्स टब इन्होंने लिखा है, CUBEXTUB। अच्छा, क्यूबेक्स टब। देखिए, स्टॉक 2024 से एक रेंज के अंदर है, जिसका अपर एंड 127 है और जिसका लोअर एंड 80 पे है। इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। 2 बार अपर एंड रिजेक्ट हो चुका है, 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज पे है। गलती से भी 95 निकला तो रेंज बॉटम 80 और 80 टूटने के बाद फिर लंबी डाउनसाइड चालू होगी। इस स्टॉक को अगर बुलिश होना है तो हर कीमत पे 128 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, पूनम गुप्ता जी हैं, कह रही BHEL इन्होंने 298 पर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए है। देखिए, BHEL जैसा मैंने डिस्कस भी किया था कि 295 का ब्रेकआउट है जो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि फेल होगा तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 267, 229 और 205 आएगा। तो 267 तोड़ के 50 वीक मूविंग एवरेज 249 पे एक आध हफ्ता लगा के जब इसको तोड़ेगा तो 229 और 205 तक नीचे आ सकता है। चलिए, पंकज त्रिवेदी जी हैं, कह रहे हैं कोल इंडिया के इनके पास शेयर हैं 400 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। कोल इंडिया जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था 440 के राउंड तक जा सकता है, वहां से सेल ऑफ आएगा। एग्जैक्ट हाई बना है 441 का और सेलिंग आना स्टार्ट हो गई है। 50 डे मूविंग एवरेज 400 तक आ सकता है और बजट के बाद स्टॉक में अगर पिटाई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ PSUs में होगी, अगर वो चालू होती है तो बहुत आराम से स्टॉक 330 रुपए तक नीचे आ सकता है। ओके, अब जीवा जी हैं, वेदांता पर इनका सवाल है, कह रहे हैं कि भाई फ्रेश एंट्री लेवल अगर इन्हें करनी हो तो क्या होना चाहिए वो लेवल। वेदांता में फ्रेश एंट्री का या मिडिल स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री का टाइम जा चुका है सब पे और ATR एक्सटेंशन दिख रहा है। 10-15% अगर करेक्ट होते हैं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, तो अभी तो कहीं से बाइंग लिस्ट में नहीं है। ओके, पूनम जी गोल्ड ETF के लिए पूछ रही हैं कि फ्रेश एंट्री करें या नहीं। मैं तो नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड रुक भी नहीं रहा है। अगर आपको लेना ही है तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस ले लीजिए 125 रुपए का और बाई कर लीजिए। मेरी तरफ से बाई की कोई सलाह नहीं है। ऑलराइट, आपकी तरफ से बाई की कोई सलाह नहीं है। संजीव रे जी हैं, कह रहे हैं सर BEL का शेयर
मैंने 400 पे लिया हुआ है, तो उस पर क्या करना चाहिए मुझे? देखिए बीएल वापस 320 के आसपास आके अटका है, बजट के आसपास या बजट के बाद फ्लश सेलिंग आएगी 336 305 रुपए तक। ओके, तो ये हो गई बीईएल पर राय। बरनाली जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम एंड सर। गुड इवनिंग बरनाली जी। हाईटेक पाइप्स 86 में मैंने लिया हुआ था, क्या करना चाहिए? सेल कर दूं? देखिए हाईटेक पाइप को 85 नहीं तोड़ना चाहिए, 2 दिन के मार्केट प्रेशर में टूटा है। आई वुड वेट फॉर अ वाइल, अगर 1-2 हफ्ते में 85 रिक्लेम हुआ तो बाइंग बनेगी, क्योंकि बॉक्स बॉटम फेल हो जाएगा और 108 तक का टारगेट खुल जाएगा, तो होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, आपके हिसाब से अभी होल्ड कर सकते हैं। तारिक जी हैं, कह रहे हैं हेलो मैम। हेलो तारिक जी। कह रहे हैं अंशुल जी, मैं फंस गया हूँ रोसारी बायोटेक में 815 पर और मॉस्टिव में 230 पर। कह रहे हैं मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए फंस गया हूं ये बात गलत है, फंसना आपकी चॉइस थी, इट वॉज ऑलवेज योर चॉइस। नहीं तो सेल बटन खुली है, सेल बटन दबाना है, ऐसे उंगली उठाना है दबाना है, तो कहां से फंस गए? जिम्मेदारी लेना सीखिए। आईआरबी में 70% लॉस ऑपरेटर ने, मार्केट में, खराब किस्मत में, ग्रह नक्षत्र ने नहीं दिया। मैंने गलती की थी, मेरा लॉस हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। जब ये मैं पे आ गया तो उस पे सुधार आया और आज पैसा कमाने लगा। दूसरे को दोष देना बंद कीजिए कि फंस गया ये वो, बहाने नहीं चलेंगे। मैंने गलती की है ये एक्सेप्ट कीजिए और अगली बार नहीं करूंगा ये प्रण कीजिए। मॉस्शिप मल्टीपल टाइम बताया था, 279 पे फील्ड ब्रेकआउट है, 238 टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 222 के बाद और सेल ऑफ आएगा 203 तक, और 203 के नीचे 164 और 155 का टारगेट खुलेगा। हर चीज तो आपको पता थी, क्या नहीं पता था जो आप फंस गए? इट वॉज योर चॉइस कि आपको फंसना था। सेम इज रोजारी बायोटेक। पहले तो बाइंग क्लाइमेक्स 2021 में ही हो चुका था 1298 पे, तब जरूर मैं मीडिया पे नहीं था तो नहीं बताया, लेकिन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में सितंबर 2024 में जब 862 टूटा तब से बोलते आ रहा हूँ ऑल टाइम लो 535 515 टेस्ट करेगा, जो कि इस वीक में टेस्ट हो चुका है। अभी भी उससे नीचे ही लग रहा है, 400 भी आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। ऑलराइट, तो हो गई दोनों पर राय आपको, रोसारी बायोटेक और मॉस्टिव पर। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हेलो नेहा मैम, आई वांट टू से सम लाइंस फॉर यू टुडे। मैं आपके लिए कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। कह रही द वे यू कंडक्ट दिस शो इज काम, कॉन्फिडेंट और रिमार्केबल। थैंक यू सो मच ग्रीष्मा जी, आप लोग की ऐसी हौसला अफजाई के साथ ही शो चल रहा है। थैंक यू सो मच। कोशिश रहेगी कि आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरें। अब अंशुल जी, मुकुल जी सवाल लेकर आए हैं। हेलो मैम, हेलो सर। मेरे पास केपी एनर्जी के 440 के रेट पर शेयर्स हैं, 2 साल का मेरा टारगेट है, और क्या करना चाहिए इस पर? पहले तो जहां पे भी बुलिश एविडेंस मिले एवरेज कर लेना चाहिए और 800 रुपए तक के लिए शांति से बैठ जाना चाहिए। चलिए, अब मुकुल जी ही जेएसएल लिमिटेड पर पूछ रहे हैं कि 850 पर इन्होंने लिया हुआ है, 6 महीने का टारगेट है, तो उस पर क्या करना चाहिए? देखिए मार्केट प्रेशर में नीचे आया है, मेरे को लगता नहीं इसमें बहुत कोई डैमेज रहेगा। आज हैमर बना है, छोटा हैमर बना है, वॉल्यूम नहीं था। अगर ये बड़े वॉल्यूम का हैमर बना होता तो मैं आपको अभी रिकमेंड करता कि बाई कर लीजिए। बाउंस बैक में 844 मिलेगा, बेच लीजिएगा। वॉल्यूम नहीं है और हैमर छोटा है, तो थोड़ा सा और बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए। जैसे ही मिले वैसे ही बाई करके 1200 रुपए इसको जाना है। थोड़ा नीचे आके जाए, यहीं से जाए, हल्का डिप लेके जाए, जाना 1200 रुपए है। निश्चिंती से बैठे रहिए, 1200 मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस पर भी आपको मिल गई राय। अब गो एल एस के इनकी आईडी है, कह रहे हैं पावर बेक खरीदना है इन्हें। मेरे ख्याल से पावर टेक की बात करेंगे। करंट मार्केट प्राइस पर तो करना चाहिए या नहीं? देखिए पावर मैक, एक तो पावर मैक में 2-3 चीजें खराब हैं। एक तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, दूसरा फेल्ड ब्रेकआउट हुआ था। दोनों लगभग 3000 के रेट पे हुए थे, जिनके लिक्विडेशन का पहला टारगेट गैप जोन था 2173, जो आ चुका है। 6 हफ्ते पहले भी आया था और अभी उसको दोबारा रिटेस्ट करने आया है। इस बार अगर 2050 के नीचे टिका तो फिर सीधा सीधा स्विंग लो 1699 का टारगेट खुलेगा। ओके,
अब आदेश जी कह रहे हैं मैम रेलटेल ले सकते हैं क्या? आदेश जी मैं नहीं, ये अंशुल जी बताएंगे कि आप रेलटेल ले सकते हैं या नहीं अभी। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, आप जिससे चाहे उससे पूछें, मुझसे तो कृपया ना पूछें, क्योंकि सब में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। बजट के बाद और लंबी पिटाई होगी। मैं इन स्टॉक्स को, इसलिए नहीं कि ये रेलवे, डिफेंस या पीएसयू हैं, मुझे ये स्टॉक इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि इनमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। ये बात अंशुल जी हर शो में जब भी ऐसे सवाल आते हैं रेलवेज के और कई बार डिफेंस के भी, उसमें भी आप कई राय देते हैं इस तरह की। मंजू जी सवाल लेकर आए हैं साउथ इंडियन बैंक पर, कह रहे हैं करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या, और स्टॉप लॉस अगर बाय करने की आप सलाह देते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रखें? ये साउथ बैंक 41 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 41 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 37 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ट्रेडर का स्टॉप लॉस यहाँ नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे कहीं भी जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एज एन इन्वेस्टर अगर आप बैठे हैं तो 75 रुपए के पहले इसको छेड़िएगा मत। 36-37 एग्जैक्ट लेवल बता दे रहा हूँ, 36 रुपए 94 पैसा, यानी 36.50 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एज एन इन्वेस्टर छोड़ दीजिए, 75 रुपए मिल जाएगा। ट्रेडर के लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस 41.65 का है। ओके, तो ये दोनों पर इस पर पूरी राय मिल गई। अब देखिए मैं आपसे बात ही कर रही थी डिफेंस की भी अंशुल जी, तो आदेश जी फिर सवाल लेकर आए डिफेंस पर, कह रहे हैं कौन सा स्टॉक ले सकते हो, टीटागढ़ बाय कर सकते हैं क्या बजट के लिए? देखिए, परफेक्ट एचएएल में ब्रेकडाउन आया है बहुत जल्दी से। आपको अगर ये मोमेंटम इसी तरह रहा, खींच के 15-20 दिन ले लीजिए, 3800 रुपए मिल जाएगा, और 4 महीने पकड़ लीजिए, 3035 मिल जाएगा एचएएल। टीटागढ़, टीटागढ़ में भी बस थोड़े दिन रुक जाइए। 745 जैसे ही टूटेगा, टीटागढ़ में 184 रुपए का नहीं 357 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। ओके, सारे लेवल्स अंशुल जी ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। मुकुल जी कह रहे हैं सर अब मार्केट में 2-3 इयर्स का टारगेट कैसे लेकर चलें, ऐसा लगता है निफ्टी 15,000 के आसपास ना आ जाए, बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्ट हो रहे हैं ये। नहीं, इसको कहते हैं मैडम, जब मार्केट तेज होता है तो रिटेल इन्वेस्टर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई तुर्रम खा या तीसमार खा नहीं हूँ, जब चलता है तो ये लगता है अपुनीच भगवान है, और जब गिरता है तो लगता है अपुनीच ही डायनासोर है। बस अपन आखिरी पीढ़ी है, बस यहाँ बम गिरेगा, बाजार खत्म हो जाएगा और ये सब चीज खत्म हो जाएगी। तो ना भगवान है ना डायनासोर है। कोविड में 60% गिरने के बाद ऑल टाइम हाई, वहां से लगभग 100% ऊपर है बाजार। ये छोटे मोटे करेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तब पड़ेगा जब आप बाइंग क्लाइमैक्स वाले स्टॉक होल्ड किए रहेंगे, क्योंकि बाजार जब यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, 30,000 बनाएगा, 32,000 निफ्टी जाएगी, 35,000 निफ्टी जाएगी, आपके शेयर ऑल टाइम हाई नहीं बनाएंगे क्योंकि आप बाइंग क्लाइमैक्स वाले स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। 2018 में निफ्टी 2018 में निफ्टी थी 10,000, अभी हाई बना है 26,000, यानी 16,000 पॉइंट निफ्टी चली है। एचईजी, स्टेरलाइट टेक, ग्रेफाइट, इनके हाल तो आपने देखे ही है। तो 26,000 से जब 46,000 भी पहुंच जाएगी, ये बाइंग क्लाइमैक्स वाले स्टॉक आपको ऐसे 50-60% नीचे मिलेंगे। सो इट इज नॉट द मार्केट दैट इज गिविंग यू लॉस, इट इज योर हैबिट। इसको अभी मैं पढ़ रहा था, हिंदी में अवेलेबल नहीं है अमेजोन में, मराठी और इंग्लिश एडिशन है। हिंदी मिलते ही मैं ऑर्डर करूंगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल केमन, नोबेल पुरस्कार विनर है। उसको पढ़िए, आपका दिमाग कैसे काम करता है आपको पता चलेगा। दूसरी बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं, योर मनी योर ब्रेन। उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, संकन कॉस्ट फेलेकेसी। इसको जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप बाइंग क्लाइमैक्स वाले स्टॉक होल्ड किए रहेंगे। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। संकन कॉस्ट फेलेकेसी का मतलब है, उस कॉन्सेप्ट का मतलब ये, आप इतना टाइम और एनर्जी उस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर चुके हैं कि अब आप उसको लॉस नहीं बुक करना चाह रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अगले 6 महीने बाद भी ये स्टॉक यहाँ से 30% नीचे मिलेगा। फिर भी इतना इमोशनली और टाइम वाइज आप इन्वेस्टेड हो चुके हैं कि आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। इसको कहते हैं संकन कॉस्ट फेलेकेसी। इट इज दी
ये एक सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर करता है, और इस चीज की जानकारी स्मार्ट मनी को होती है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, इसलिए वो फटाक से लॉस बुक करके निकल जाते हैं। ऑल राइट, संकन कॉस्ट फेलिसी आपने आज का ये मंत्र दिया है कैसे लोगों को उससे बचना चाहिए। कल्पेश कचारिया जी एनबीसीसी पर सवाल लेकर आए हैं। 127 की इनकी बाइंग है और पीपीएल फार्मा 240 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं एवरेज करें या एग्जिट करें? 219 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था और प्री बजट रैली की बात हो रही थी, तब भी मैंने कहा था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है इसमें, और बीएचईएल दोनों वर्टिकली ब्रेकआउट फेल हुए हैं। 119 का, सॉरी 119 का 97 रुपए आ चुका है, और 97 के नीचे जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा 70 रुपए का टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स वाला वापस से खुल जाएगा। तो अगेन बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, 6-8 महीने बाद 70 रुपए आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं नहीं मान रहा 6-8 महीने, मोस्ट लाइकली बजट के बाद 1 आध महीने में ही टिका दे तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। ऑल राइट, अब मोहम्मद जुनैद जी सुपर चैट के जरिए सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट ऑन हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में अगेन जो डिस्कशन हुआ था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 1246 पे, इसका टारगेट है आईपीओ लिस्टिंग हाई 382 जो अभी अगले हफ्ते आ जाएगा, और अगर 382 नहीं बचा तो फिर 296 रुपए 95 पैसे तक नीचे आ जाएगा। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड पर आपको मिल गई सलाह जुनैद जी। अब सुभान नंदी जी हैं कि सर मेरे पास टालब्रोस ऑटोमोटिव है 313 पर, और कह रहे हैं अभी क्या करें, 1 साल का टारगेट है। ये टालब्रोस ऑटो 245 नीचे आना था, उसको स्वीप किया है। नेक्स्ट लेग में जब भी 245 के नीचे क्लोज करेगा 213 और 199 का टारगेट खुलेगा, और 199 टूटने के बाद अगला टारगेट खुल जाएगा 181 का। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव रहेगी 181 रुपए तक। ओके, तो इस पर आपको मिल गई सलाह। हमजा जी पूछ रहे हैं निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ अभी एंट्री करी जा सकती है क्या करंट लेवल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। हालांकि 4-5 डॉलर की सिल्वर में तेजी है, यानी 13-14 हजार $5 का मतलब हो गया 5 इंटू 32 15 इंटू 91, 15,000 रुपए की अभी तेजी है सिल्वर में। बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अब सिल्वर यहाँ से लॉन्ग करने में। मंथली चार्ट पे वर्टिकल मूव है, एटीआर एक्सटेंशन दिखने लगे हैं, मैं नहीं छेड़ रहा इनको। अब जीवा जी बड़े मजेदार तरीके से आपसे पूछ रहे हैं कि सर एक ऐसा स्टॉक बताइए जो आप ही के जितना अच्छा हो। वैसे मैडम, मैं मैं यहाँ इस दुनिया में सबसे खराब इंसान मैं ही हूँ। ये बुरा जो ये देखन तो में चला, बहुत बुरा ना मिलिया कोई, जो खोजा मन अपना मुझसे बुरा ना कोई। अच्छा। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हम शो के एंड में अंशुल जी से लेंगे उनके आज के टॉप पिक्स, और पूछने की ये भी कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप कर सकते हैं एवरेज। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको मिलेगा भी जल्द जवाब। नागराज जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर, मुझे बताइए एंट्री प्राइस अपोलो टायर्स और HAL और नेटवेब टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए? HAL, नेटवेब और अपोलो, नेटवेब के बाद कौन सा था? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर। ये अपोलो टायर में 540 अगर अगले 3 हफ्ते में नहीं निकला, 2 से 3 हफ्ते में इतनी तेज लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी कि 421 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा। क्लियर कट है तो एग्जिट, नहीं है तो देखना भी नहीं है। ऑलराइट, तो नेटवेब हमने डिस्कस किया था 3700 तक का पुल बैक आता है तो निकल जाइएगा। 3 दिन पहले ओपन हाई 3700 का था, नहीं निकले हैं तो 3100 आ गया है। 2822 पहला टारगेट है, 2423 दूसरा टारगेट है, और 2190 तीसरा टारगेट है। ये बेयर मिनिमम टारगेट्स हैं बाइंग क्लाइमेक्स के, नॉट मैक्सिमम। तीसरा चलिए। मैंने डिस्कस किया कल, 50 डे मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन कैंडल बनी है, आज फॉलो थ्रू है। पोस्ट बजट 3800 और उसके बाद 3035 दोनों लेवल आ जाएंगे। सारे लेवल्स आपको यहाँ पर पता चल गए। क्लैश विद श्रे करके इनकी आईडी है, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है इन्होंने। कह रहे हैं सर दम कहां तक आएगा SML AB 2300 AA, मतलब कह रहे हैं आ रहा है क्या? SML पूछ रहे हैं। हाँ, SML महिंद्रा
देखिए एसएमएल ही लिखा है एग्जैक्टली इन्होंने एसएमएल, 2300। हाँ हाँ समझ गया। एसएमएल महिंद्रा देखिए जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 3,900 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 3,900 तक पुल बैक आएगा, माल बेचना चाहिए। इसने वही किया जो आपका डिक्सन ने किया था, 17,000 तक बाउंस बैक आना था, 18,500 तक आया था। तो एक बार कॉन्फिडेंस हिलना चालू हुआ था कि ऐसा तो नहीं बाइंग क्लाइमेक्स फेल हो जाएगा। फिर उसने जब 17,000 तोड़ा, नॉन स्टॉप पिछले 3 महीने में 10,600 आ गया। इसने रैली दी 42, इसने रैली दी 4,500 तक, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिखाई और फिर आके 3,900 का बाइंग क्लाइमेक्स लेवल तोड़ा है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस लौट आया है कि स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है। आपका पहला टारगेट निकलेगा 2750 और 2750 टूटने के बाद आपका टारगेट खुलेगा 2,011 रुपए का। तो 2750 और 2,011 आ रहा है स्टॉक। 15-20 दिन मेरे को परेशान कर लिया है लेकिन फिर 3,900 के नीचे आ गया है। बाइंग क्लाइमैक्स इज बैक इन एक्शन। और डैम कैपिटल का क्या राय होगी अंशु जी? ये भी आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली पिट ही रहा है स्टॉक। अब देखिए भारत कोकिंग कोल में आपका सवाल आएगा ही। एक काम कीजिए, डैम कैपिटल का शेयर लगा लीजिए। पहले ही दिन देखिए उसने आईपीओ लो तोड़ दिया था 391 पे, आज खड़ा है 182 रुपए पे। तो जितने आपके दिमाग में भारत कोकिंग कोल के सवाल हैं कि क्या करना है, डैम कैपिटल लगा लीजिए। दूसरे दिन जाके इसने आईपीओ लो तोड़ा था, भारत कोकिंग कोल ने तीसरे दिन तोड़ा है। उसके बाद से स्टॉक लगभग 66% करेक्ट हो गया। भारत कोकिंग कोल होगा कि नहीं पता, लेकिन जो ब्रेकडाउन है और उसके बाद 100 आईपीओ के आप चार्ट उठा के देख लीजिए, जो हुआ है लगभग वही भारत कोकिंग कोल में भी होगा। तो 20-30% अगर यहाँ से टूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और आईपीओ बेस बनने तक का वेट करना पड़ेगा। आईपीओ बेस बनने तक आप कह रहे हैं वेट करना पड़ेगा। विनोद मित्तल जी पूछ रहे हैं कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 181 में इन्होंने लिया है और एनएमडीसी 84 पर, दोनों पर आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 195 तक पुल बैक आना था, जुलाई में आया। उसके बाद वर्टिकली नीचे आना था लेकिन स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव के साथ आया है। 135 रुपए तक नीचे आ सकता है जो कि इस ब्रेकडाउन का टारगेट है। ओके, एनएमडीसी पर क्या राय होगी इनको? देखिए एनएमडीसी में 86.97 के पास प्रॉफिट बुकिंग आपने कर ली है तो वापस 78 आ गया है। दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन बट वेट फॉर अ बुलिश एविडेंस। जैसे बुलिश एविडेंस मिले घुस जाइएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर, मतलब 100 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। ओके, तो किशोर जी पूछ रहे हैं एस में अगर एंट्री करनी हो तो कहाँ करनी चाहिए? एस में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1260 पे, जिसका पहला टारगेट 778 है, ऑलमोस्ट आ गया। और पिछले 10-12 दिन से तो नॉन स्टॉप एकदम ऐसे गिर रहा है जैसे कहीं दुनिया ही खत्म हो गई हो। 778 के नीचे 654 और 654 के नीचे आपका टारगेट बनता है 502। तो 502 आने की प्रोबेबिलिटी पूरी हाई है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 502 आने की प्रोबेबिलिटी पूरी हाई है। यहाँ पर ब्रिजेश चौहान जी आए हैं, कह रहे हैं सर हाईटेक पाइप और सुजलॉन पर क्या करना चाहिए? हाईटेक पाइप तो अभी डिस्कस किया कि बुलिश एविडेंस मिले 85 के ऊपर तो बाई करना चाहिए। सुजलॉन में 46 डिफेंड हो रहा है, नहीं डिफेंड हुआ, आज उसके नीचे क्लोज किया है। 41 तक आ सकता है विच इज 50 मंथ मूविंग एवरेज। वहां से एक तगड़ा बाउंस बैक बनेगा तो 41 के आसपास सवाल जरूर पूछिएगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 41 के आसपास एक बार सवाल जरूर पूछा जाए। अंशुल जी, ये जो गोल्ड और सिल्वर की दौड़ है, सिल्वर स्पेशली अगर हम कहें तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, यहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा और इतना प्रॉफिट वगैरह, तो आपका व्यू क्या है? देखिए उस दिन भी हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई रन हो रहा है सिल्वर पे। ऑल टाइम हाई क्या था, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 82.6, हाँ 82.67, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर रन करता है तो फिर 90 और 99 दो टारगेट मिलेंगे। तो 90 का टारगेट हो गया है, 95.78 का हाई बन गया है, प्रोबेबली 99 तक चला जाएगा। किसी भी तरह का रिवर्सल बनाने के लिए $85 टूटना जरूरी है। तो सिल्वर में अभी अगर ये $4-5 जो तेजी है, ये अगर कन्वर्ट आप एमसीएक्स पे कन्वर्ट करें तो अभी 14-15 हजार रुपए की और तेजी बची हुई है। गोल्ड में भी
4,900 का टारगेट हमने डिस्कस किया था, 4,890 का हाई बन चुका है। तो गोल्ड के टारगेट मेरे ऑलमोस्ट अचीव्ड है। मैं यहाँ से गोल्ड में कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहता। चलिए, वही दोनों पर राय। संदीप कुमार जी सुपर चैट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, एनबीसीसी बजट के लिए जानना चाह रहे हैं और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 2 साल के लिए। देखिए, एनबीसीसी 119 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, 97 का टारगेट आ गया है, 70 रुपए का दूसरा टारगेट है जो पोस्ट बजट आ जाएगा। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनको 2 साल के लिए पूछ रहे हैं, उसके बारे में बाई करके छोड़ दीजिए। यहीं पे 261 बहुत बेहतरीन भाव है, बाई करके छोड़ दीजिए। बाय करके छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर प्रभात नारायण जी कह रहे हैं अद्वैत ट्रांजिशन एनर्जी, क्या इनके उस पे सलाह मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये शायद अच्छा, एनएससी में 2 दिन से लिस्ट है, बीएससी में बहुत पहले से लिस्ट है। बाइंग क्लाइमैक्स हो चुका है 1733 पे, बाइंग क्लाइमैक्स हो चुका है 1723 पे। पहला टारगेट खुलता है 1019 का, और 1019 निकलने के बाद बहुत आराम से 360 तक आ सकता है। जितना जल्दी एग्जिट कर ले उतना अच्छा है। 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप है। प्रभात नारायण जी कह रहे हैं विजय केडिया जी ने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैसा है, किस प्राइस पर लेना है? केडिया अद्वैत जी के के लिए आधे पूछ स्टॉक रहे हैं। 40% नीचे हैं। दूसरी चीज, केडिया जी ने अपनी टोटल नेटवर्थ का 2-5% डाला होगा। आप अपनी नेटवर्थ का 50%, 60% डाल देंगे, उनका चना मुरमुरा नहीं उखड़ेगा, आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। सही बात है। शादाब जी कह रहे हैं सर जीआरएससी में एंट्री ले सकते हैं क्या बजट तक के लिए? जीआरएससी में बजट तक मान के चलिए कि गैप फिल होगा 1924-2095, और उसके बाद 1185 तक नीचे आते हुए दिख रहा है, जो बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट है। उसके बाद और डाउन साइड मिलेगी। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि जो टारगेट आपने बताया उसके बाद और टारगेट्स खुलेंगे। अंशुल जी, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अगर अंशुल जी के आज डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आज के टॉप पिक्स पूछे जाएं तो वो कौन से होंगे? देखिए मैडम, मैं इस समय शांति से एचडीएफसी बैंक ले लूंगा, रेंज बॉटम पे है। रिलायंस का नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन 1340 बहुत मेजर सपोर्ट है, 1346। अदानी के कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, अदानी में भी बम्पर पैसा बनेगा मार्केट रिकवरी में। तो अडानी का कुछ लीजिए। स्पेसिफिक आप बता सकते हैं? देखिए, एटीजीएल अच्छे प्राइजेस पे है, अदानी एनसॉल में जहां बुलिश एविडेंस मिले वो ले लीजिए। तो ब्रॉडली अभी एक वॉच लिस्ट बना के रखिए, तुरंत पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी निफ्टी में और करेक्शन शायद बन सकता है। तो क्लियर कट या तो करेक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए और बुलिश एविडेंस बनने दीजिए, तब लीजिएगा, या फिर डिप पे एकदम बॉटम फिशिंग जहां पे डेड कैट बाउंस बनती है वहां पे खरीदेंगे। तो लार्ज कैप में मतलब जाइए, मैं बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप नहीं लेना। स्टैगर्ड मैनर में कर लें तो? ना 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 ना, कोई नहीं। स्टैगर्ड मैनर में कुछ नहीं करना है। लेट इट फॉल एंड शो बुलिश एविडेंस। जैसे ही ओ, बुलिश एविडेंस मिले घुस जाइएगा एक स्टॉप लॉस लगा के। चलिए अंशुल जी, अब तो आपके हिसाब से अगर मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूं, टॉप पिक्स की, तो एचडीएफसी, रिलायंस, अडानी एटीजीएल और अडानी एनसॉल आपने बोले हैं। हाँ जी, ये इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और जोड़ सकते हैं इसमें। ओके, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी आप कह रहे हैं। अब अंशुल जी ये बताइए कि इस समय, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि एवरेज करने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, तो आपके देखिए, हिसाब से कहाँ? परफेक्ट लार्ज कैप छोड़ के मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप लूजिंग स्टॉक एवरेज करना, मतलब कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 50, 60, 70% सही होता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो 100% सही होता है, वो है मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को गिरावट में एवरेज करना। ये 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है लॉस करने की। तो अगर आपको लॉस करना है 100%, तो गिरे हुए स्टॉक्स को एवरेज कर लीजिए, सस्ते मिल रहे हैं और सस्ते मिल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं और लॉस भी हो सकता है ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ? हो सकता नहीं, होगा ही। ये 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। ओके अंशुल जी, और कोई राय ऐसे समय में, ऐसे चिंताजनक माहौल में हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बाजार आपको 3 महीने की छुट्टी दे रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप से। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप करने के लिए आपको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम और एनर्जी और एक्टिवनेस चाहिए होती है।
बाजार ने आपको 3 महीने की छुट्टी दी है, ऑलरेडी 1 महीने से छुट्टी पे है, अगले 2-3 महीने और छुट्टी मिलेगी। इन 3-4 महीने में पढ़िए, लर्न कीजिए, उसके बाद एल हटाइए और अर्न कीजिए। तो अभी आपका 3 महीने फोकस होना चाहिए केवल और केवल पढ़ने पे। ईमानदारी से अगर मैं दिखा सकता तो मैं आपको अपने मोबाइल का एक्टिविटी ट्रैकर दिखा देता। आप व्हाट्सएप देखेंगे तो शायद 40-45 मिनट दिखेगा, क्योंकि दिन भर उसी पे काम होता है। इंस्टाग्राम 5 मिनट दिखेगा, फेसबुक शायद 30-35 सेकंड दिखेगा, और यूट्यूब आपको 8-8, 9-9 घंटे का दिखेगा। क्योंकि ट्रेडर लायन चैनल खोल लीजिए रिचर्ड मॉगलन का, उस पे सारे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस के इंटरव्यूज पड़े हैं, आपको सेटअप्स मिल जाएंगे नए ट्रेड करने के लिए। बॉटम लाइन, सब आदमी एक ही बात करेगा, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी कैलकुलेटर, सर्वाइविंग, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, उसके साथ छोटा मोटा डिस्कशन उनके ट्रेड सेटअप पे हो जाएगा। तो अगले 3 महीना जितना पढ़ने पे फोकस कर लेंगे, 3 महीने बाद जब मिड कैप स्मॉल कैप बुल रन में आएगा, और वो बुल रन लगभग 12 से 18 महीने चलेगा, उसमें अगर बम्पर पैसा कमाना है तो ये 3 महीने अपनी नींव तैयार कर लीजिए पढ़ के। रिचर्ड मॉगलन का चैनल देख लीजिए, ट्रेडर लायन, उस पे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन जो 150, 200, 800% रिटर्न निकालते हैं, ओलिवर केल के इंटरव्यूज पढ़े हैं, उसके सेटअप्स पढ़े हैं, और वो रॉशा फील्ड करके कौन है जो हाई टाइड फ्लैग्स पे काम करता है, उसके इंटरव्यूज पढ़ लीजिए। तो ट्रेडर लाइन चैनल एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे सेटअप्स आपको मिल जाएंगे। तो 3 महीने सीखने पे समय खर्च कीजिए, उसके बाद 1-1.5 साल आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचकर, समझकर, पढ़कर, सीखकर, जैसे कि डीआरएस इनसाइट्स में हम कहते हैं, नो मोर, इन्वेस्ट बेटर, उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। लर्न एंड अर्न, जैसे अंशुल जी ने कहा, और बाकी डीआरएस इनसाइट्स है आपकी मदद के लिए। डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेने के लिए आप देखेंगे कमेंट बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है। बाकी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, और व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़कर मैसेज के थ्रू राय ले सकते हैं। अंशुल जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को इस वक्त में गाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डिस्क्लेमर अंशुल जी। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस, अदानी ग्रीन 2 हुआ है वो मेरे हैं, बाकी जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। थैंक यू सो मच अंशुल जी, एंड थैंक यू टू ऑल द डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। Thank you.